ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का। पार तरने का एक तरीका, पार तरने का एक तरीका। वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। जितने तीर्थ दुनिया भर में, क्यों भटकते हो? कहाँ? कभी गंगा, कभी यमुना, कभी अमरनाथ, कभी केदारनाथ। यही तो है सब कुछ। शिव, इन्हीं से तो है सृष्टि की रचना। जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हो अपने घर में। जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हो अपने घर में। वह आनंद गंगधारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। समय कम है, इसलिए दो बातें मैं जरूर कहना आया था। तो मेरे समाज ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है इन बुजुर्गों का मान सम्मान करने के लिए। काफी लोगों की सोच थी ना, मैं क्या करूंगा, एक सोल के लिए कंबल के लिए लेके जाऊं ना। यहाँ सोल कंबल की बात नहीं है। ये मूर्तियां पता नहीं कब हमारी आंखों से उजल हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, जो आया है वो गया है। लेकिन जब लेके आते हैं ना, आज ये जो स्टील बॉडी, इतनी उम्र शायद बहुत ही कम देखने को मिलेगी आगे आगे। इसके लिए तो मैं अपने समाज का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ मैं समाज को एक विनती जरूर करूंगा। आज संस्कारों की बदौलत, संस्कारों की कमी और हमारे पैसे का ऊपर आना कहीं न कहीं हमारे समाज को भटका रहा है। हम अक्सर पंचायतों में बैठते हैं, दो परिवारों का विवाद होता है। उस विवाद को सुलझाने के लिए वैसे तो अनेक विभूतियां हमारे बीच में है, आती हैं जाती हैं, फैसले भी करवाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की एक धारणा, एक सोच है, उसको बदलना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। अगर हम दो परिवारों के बीच में बैठते हैं उनकी किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो तन और मन से बिल्कुल सब कुछ भूल के मैं किसके साथ आया हूं। अगर आप समाज को संभालना चाहते हैं, समाज को एकजुट करना चाहते हैं, तो एक प्रण हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं पंचायत में किसके साथ आया हूं, लड़के के साथ आया हूं या लड़की के साथ आया हूं, वहां भूल करके एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। काफी लोग कहते हैं थोड़ा सा ऐंठ निकलने दे इनकी, अभी जल्दी ना करो, थोड़ी सी ऐंठ निकलने दो। ऐंठ नहीं निकलती, वो डोरी टूट जाती है। उस ऐंठ के चक्कर में डोरी टूट जाती है। और जो समाज फैसला कर लेना, कोई कानून, कोई नियम नहीं उसको बदल सकता। हम जब अपने समाज में मैं बैठता हूं, काफी चेहरे हैं जो मेरे को देख चुके हैं पंचायतों में। मैं अक्सर देखता हूं कि हम पुलिस की जब गिरफ्त में आ जाते हैं ना, वकीलों के चुंगल में आ जाते हैं, फिर हमारे परिवार नहीं बचते। काफी कमियां हैं। आज हम और वो परिवारों के अंदर जो डिस्प्यूट आता है ना, वो कहाँ आता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत अनुभव किया अपने समाज के अंदर रह करके, कहाँ आती है उन्हें। आज हम अपने
बाप दादाओं के जो काम को छोड़ करके हमारे बच्चों को अगर सरकारी नौकरी मिलती तो अच्छा है। ये जो कंपनियों में भेजते हैं ना, और कंपनियों में बच्चा दूर दूर तक जाकर के अपनी ड्यूटी करता है। पति पत्नी का वहां जो संबंध होता है, जो समय उनके दिल मिलने के होते हैं ना, वहां खटास पैदा हो जाती है। पत्नी भी चाहती है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, पति भी चाहता है। एक तरफ पत्नी हो जाती है, एक तरफ नौकरी हो जाती है, और हमारा समाज जो है उस चीज को ध्यान नहीं देता। कहीं ना कहीं समधी समधी नहीं बनती, तब नुकसान बच्चों का। समधन समधन की नहीं बनती, तब नुकसान बच्चों का। कौन है उस समस्या का जिम्मेवार? एक बार इस बात को सोचना है। जब तक हम पूरी तह तक किसी के साथ नहीं बैठते, एक दूसरे की बातें नहीं सुनते, अब जो हमें साथ लेके जाता है वो सिर्फ अपनी अपनी बात कहता है। मैं झूठ बोलूं तो बता देना, वो सिर्फ अपनी अपनी बात कहेगा, मेरे अंदर कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उसके अंदर है। तो उस कसूर को हमने देखना पड़ेगा, और तब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो है ना, हम अपने बच्चों को अपना काम सिखाएं। हमारे काम को लोग छीन रहे हैं, मैंने बाजारों में देखा है। और समाज हमारे काम के अंदर घुस चुका है, और हमारा काम जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम करते आए थे ना, आज वो काम हमारा अपने हाथों से छूट रहा है। मुझे एक छोटी सी बात याद आई है। एक बार 4 चोर जो है ना, चोरी करने के लिए निकल रहे थे, और वो जाते पैदल जा रहे थे, तो एक रास्ते में एक अंधा मिला। बहुत गहराई से सुनने की बात बता रहा हूं। एक अंधा मिला तो उन्होंने कहा, भाई कौन हो तुम? वो कहने लगे, हम तो चोर हैं। तो अंधे ने कहा, मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी साथ ले लो। तो अंधे ने कहा, चोरों ने कहा, तू क्या करेगा हमारे साथ जाकर के? बोला, मैं भी कुछ ना कुछ तुम्हारी मदद करूंगा। तो एक ने कहा, यार ले लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। वो एक गांव में गए, उन्होंने एक अच्छा सा सुंदर सा बैल चुरा लिया, और चुरा करके उस गांव से आगे निकल गए, दूसरे गांव में पहुंच गए। दूसरे गांव में उन्होंने एक बैल को बांधा एक पेड़ के नीचे, और अंधे को उसकी रुखाली के लिए छोड़ दिया। भाई तू तब तक इस बैल की देखभाल कर, हम कुछ और लेके आते हैं, समय पड़ा है। तो जब वो वापस आए ना, चोर उस गांव में चोरी करके आके देखा तो अंधा अकेला ही है पेड़ के नीचे, और बैल नहीं है। चोरों ने पूछा, अरे अंधे, बैल कहाँ है? अब अंधे ने भी सोच लिया, बैल होता तो ये क्यों पूछते, अगर बैल यहाँ होता तो क्यों पूछते। अंधे ने कहा, मैंने बेच दिया, मैंने बेच दिया, बैल बेच दिया। अंधे वो चोर बड़े खुश हुए, भाई कितने का? ये बोला, जितना का ले आए थे, जितने का ले आए थे। तो पर्ची आई है। कहने को तो बड़ा मन था मेरे समाज के सामने आज मेरे को बोलने का समय मिला था, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी विभूतियाँ। तो मैं ये कहना चाहता इसमें चुटकुले के माध्यम से, हम जो लेकर के आए हैं उसको बचा लें, हमारे इन बुजुर्गों को भी बचा लें, और साथ के साथ आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी बचा लें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना इस तरह के समारोह में अपने बच्चों को जरूर लेके आए, ताकि बच्चों को पता लगे हमारा समाज कहाँ है, हमारा समाज कर क्या रहा है। और इनकी अगर रक्षा करेंगे तो चोर हमारे बैल को नहीं चुरा पाएंगे। नमस्कार। धन्यवाद राजकुमार जी का। इन्होंने अपनी एक कविता और रागनी के माध्यम से भी वर्मा जी का, वर्मा साहब का, रोपाश वर्मा साहब का, रमेश जी, मीनाक्षी जी का, राजेंद्र सोनी जी का, सत्यनारायण सोनी जी का, नरेश सोनी जी का, रामवीर वर्मा साहब का, सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत, इतना मान बख्शा। और मैं सभा का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग जो मेरे पिताजी के भी साथी रहे, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और नौजवान साथियों, गंगा गुरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति,
आप इस प्रकार का एक कार्यक्रम करते हैं, ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और आज मुझे भी लगता है जो बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है बहुत जरूरी है। ये सम्मान, शायद मेरी बात किसी को बुरी ना लगे तो मैं बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सम्मान शायद सम्मान जैसा हम बुजुर्गों को देते हैं शायद किसी प्रकार से देने का काम रह गया। घरों में इस सम्मान की जो वह बहुत कम हो चुका है। अक्सर देखने में मिलता है कि बुजुर्गों को हम दिखाने के लिए कि हम बुजुर्गों का सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सम्मान हमारे बुजुर्गों को घर में ज़्यादा मिलना चाहिए। आज के हालात ऐसे हो गए कि घरों में सम्मान बुजुर्गों का रहा ही नहीं। इसका कारण है, उसका कारण हम लोग ही सबसे बड़ा कारण है। आज बहुत ही महिला शक्ति बैठी है। मेरे पिताजी, मेरे भाई साहब 93 में एक्सपायर हो गए, तो मुझे अपने साथ लेके जाया करते। कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान होता, कोई कार्यक्रम होता तो मुझे साथ लेके जाते। और मैं कई बार कहता था कि बाबूजी आपकी नींद तो खराब होती है, मेरी नींद और खराब करते। तो एक दो बार ये कहने के बाद एक दिन सुबह मैं और मेरे पिताजी दोनों नाश्ते की टेबल पे थे, तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बुलाया और कहा कि अपने साहबजादे की बात सुन ले। तेरा साहबजादा ये कहता है कि आपकी नींद तो खराब होती है, मेरी नींद और खराब करते हो। आप 11-11, 12-12 बजे तक मुझे जागरण में या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वहाँ लेके जाते। तो क्या जवाब देना चाहिए मुझे तेरे बेटे को? तो मेरी माँ से तो कोई जवाब बन नहीं पाया। तो देख रही थी कि बेटे की तरफ जाऊं या पति की तरफ जाऊं, क्या जवाब हो तो वो जवाब को मिला कर दे नहीं पाए। मेरे पिताजी ने कहा मुझसे कि बेटे मैं तेरे को लेके जाता हूँ ना ये धार्मिक जगहों पे, तेरे को आदत डाल रहा हूँ। अभी तो जवान है, बच्चा है, तेरे को पकड़ के लेके जाता हूँ, तुझे आदत डाल रहा हूँ। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो तू हमारा हाथ पकड़ के हमें हरिद्वार, गंगा स्नान, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कई भी धार्मिक स्थानों पर लेके जाएगा, इसलिए तेरे को आदत डाल रहा हूँ। ये बात है भी सत्य, हम बच्चों को आदत ही नहीं डालते। विशेष तौर पर मैं अपनी मातृशक्ति से भी कहूंगा, क्योंकि बात सम्मान की है तो सम्मान हमें डालना पड़ेगा। बच्चों के दिल दिमाग में बात बिठानी पड़ेगी। अगर मैं अपनी माँ और बाप के पाँव को रात को बैठ के दबाता हूँ तो नेचुरल है कि मेरे बच्चों को ऐसा करना पड़ेगा। उन्हें भी लगेगा कि जब ये अपने माँ बाप के पाँव के दबाते हैं या घंटा 2 घंटा बैठ के गपशप मारते हैं, तो बच्चों को आदत डलेगी, उससे बच्चे भाग नहीं सकते। समस्या तो यही आ रही है कि हम लोग ही नहीं बैठ पाते अपने माँ बाप के पास। कोई ज्यादा समय माँ बाप को चाहिए नहीं, मात्र 10-20 मिनट अगर आप उनको रात को दे दो, उनसे गपशप मार लो, पूरे दिन की बात पूछ लो, थकावट पूछ लो, उनकी तबीयत पूछ लो, तो बस इतने ही बहुत है। मेरे ख्याल में सास वो सारा दिन घर में रहती है, बहू कभी पूछते नहीं हमारी तबीयत तो ठीक रहती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे ख्याल में तो कोई बिरली बहू होगी जो पूछती होगी, ये तो पूछती है नहीं। और उन बच्चों को भी अपने पास ही जोड़े रखेगी, यूं नहीं दादा दादी के पास घंटा 2 घंटा बैठ लो। पुराने समय में हम लोग अगर दादा दादी के पास बैठते तो आज हमारे पास अनुभव है। आज अगर हम गौर करें तो इस गूगल में जो मोबाइल चल रहा है, इस गूगल के युग में, इस कंप्यूटर के युग में गूगल आपको सब कुछ दे सकता है। ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या होने की संभावना है, ये भी आपको बता देगा। आप अपने, मेरा सबसे एक प्रार्थना है मेरी बहनों से, मेरी भाभियों से सबसे रिक्वेस्ट है, आज से ही आप अपना नियम बना लें। आपने 2 घंटे अपने बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़ना। एक तो आपको किच-किच से पढ़ना छूटेगा, अपने आप अगले संभालेंगे, अगले बात सुनाओगे, कथा सुनाओगे, कहानी सुनाओगे, चुटकुले सुनाओगे, पता नहीं क्या बताओगे, उन्हें अपने तजर्बा बताएंगे। आपको गूगल में सब कुछ मिलेगा। 2 चीजें आपको गूगल से कभी नहीं मिल सकती, आशीर्वाद और तजर्बा। ये दोनों चीजें बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेंगी। आपको एक मोबाइल, साइंस कितनी तरक्की कर लो, कहां तक साइंस पहुंच जाए, ये 2 चीजें साइंस दे ही नहीं सकती। 2 चीजें देगी तो आपको बुजुर्ग देंगे और कोई नहीं देगा। आप कहीं तक पहुंच गए, तो सबसे बड़ा कारण तो हम लोग हैं, हमारी सोच ही सबसे ऐसी है। आज के टाइम में, हमारे टाइम के जितने लोग हैं, हमारे बाद तो सिस्टम बिगड़ता ही चला गया। उनको रामायण के बारे में लगभग लोगों को पता, महाभारत का भी पता है। आज के टाइम में रामायण का बच्चों को नहीं पता, साहब, और कृष्ण का तो पता ही क्या होगा।
जिसको राम का ही नहीं पता उसको कृष्ण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कृष्ण के बारे में पता। मैं आपको एक बात अपना खुद का एक बताइए बात बताता हूँ। एक और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, पूरे वो सब उसमें मैं भी हूँ आप भी हो। वैसे विशेष तौर पर तो मेरी वाइफ के पास मोबाइल नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ठीक भी रहता हूँ, खुश भी रहता हूँ। ये बीमारी जितनी दूर रहती तो नहीं तो दिन में 20 बार फोन आ जाए, कहाँ हो, कैसे हो, रोटी खाई नहीं खाई, के करा के नहीं करा, इससे मेरा पेंडा छूटा रहता है। आज के टाइम में उसके बाद ना मेरी माँ ने कभी मोबाइल रखा, ना मेरी बीवी के पास मोबाइल है, और ना ही बड़े डॉक्टर साहब ने कभी मोबाइल रखा। विधायक होने के बाद भी उन्होंने कभी मोबाइल नहीं रखा। ये तो बीमारी है, संकट है बहुत बड़ा, इसके बिना काम नहीं चलता आजकल के टाइम में, लेकिन पुराने टाइम में चला भी करता। लेकिन साइंस का युग है, इसके बिना गुजारा नहीं। 1 घंटा आप अपना मोबाइल बंद कर दे, प्रत्येक मेंबर रात को एक समय फिक्स कर लेंगे 8 से 9, 9 से 10 हमने अपना मोबाइल बंद करना है। मोबाइल बंद करके सारा परिवार इकट्ठे बैठो, गपशप मारो, एक दूसरे की पूछो, अपना हर एक की बात सुनो। 1 घंटा मोबाइल बंद कर दो। साहब हमसे ज़्यादा और कौन देखेगा? हमने कोरोना जैसी बीमारी देखी है, हमने अपने हाथ से अपनी आंखों के सामने रेत की तरह अपने परिवार वाले निकलते देखे। उसके बाद भी हमारे को समझ नहीं आ रही, तो फिर और तो समझाने के लिए भगवान इससे ज़्यादा तो हम लोगों को देखने को दे नहीं सकता। कब तक की बीमारी हम सुनते हैं ऐसा हुआ था, लेकिन ये चीज़ तो हमने देखी है। उसके बाद भी इस मोबाइल से आपको परिवार में जुड़ाव मिलेगा। कमरे में मियाँ बीवी बैठे, दोनों मोबाइल ले रहे, दोनों भी इतनी फुर्सत नहीं आपस में बतला लें। ये सबसे बड़ा संकट है। इस संकट को 1 घंटा अपने दूर रखो। इससे आपको 1 घंटा अगर आपने इससे दूर रह लिया, 1 महीने बाद आपको लगेगा कि कमाल होगी, भाई परिवार जुड़ा जुड़ा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 5 भाई एक ही जगह के थे और उनका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया। और साहब मेरे को भी उसमें जाने का मौका मिल गया, और विवाद भी कोई छोटा मोटा नहीं है। एक भाई के हिस्से में कम से कम भी 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आनी थी, इससे ज़्यादा भी हो सकती। विवाद निपटे नहीं, मरण मारने को रे भाई। बोले जी फैसला, भाई फैसला होना था, मैंने कहा जी फैसला हो जाएगा, लेकिन एक शर्त आपको मेरी माननी पड़ेगी। फैसला आपका 10 दिन के बाद करेंगे। आपकी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ले ली, जितने हम 4-5 लोग आ रहे हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टी का वो ले लिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप कल ही अपनी टिकट कराओ, यहाँ आप नहीं रहोगे। 5 के 5 भाई आप इस स्थान को छोड़ के जहाँ आपका दिल करे, हरिद्वार जाओ, मंसूरी जाओ, शिमला जाओ, जो मर्जी खाओ पियो, जैसे जो करना है करो, लेकिन जाओगे 5 एक गाड़ी, 5 भाई एक गाड़ी में जाओगे, और आप यहाँ से दूर जाओगे। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो हम फैसला आपको 10 दिन के बाद फैसला करते हैं। और उसमें एक कंडीशन और है, जाओगे सिर्फ 5 भाई, 5 के 5 अपना मोबाइल छोड़ के जाओगे। कोई अपने घर में ना अपनी बीवी को बताएगा ना अपने बच्चों को बताएगा। बीवी और बच्चों से आपको एकदम अलग होना पड़ेगा भाइयों। 1 सप्ताह तक आप बात ना करो। बोले जी चलो जी ठीक है। और 1 सप्ताह के अंदर आपने 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को 5 भाइयों को इकट्ठे बैठना। बाकी अब तरह में सारा दिन रहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं 1 घंटा बैठ के आपने टीवी देखना है। और टीवी में भी रामानंद सागर की रामायण के आपने 2 पार्ट देखने हैं। एक तो ये देखना है कि विभीषण और कुंभकर्ण का संवाद देखना आपने, और एक आपने रावण और कुंभकर्ण का संवाद देखना। मैं आपको राम लक्ष्मण का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, आप उन 4 भाइयों को देखो। आपने राक्षस प्रवृत्ति के आदमी को देखना, जिसको हम राक्षस प्रवृत्ति में मानते हैं। आपने 2 ही संवाद 40-40 मिनट के हैं, ये देख रहे, कुंभकर्ण और विभीषण का, रावण और कुंभकर्ण। उन्होंने बात मानी साहब। आने के बाद एक भाई दूसरे भाई करे कि जितना जो जिसके हिस्से में देना है कि आप दे दें। अगर आप लोग भी, मेरा मानना है, अगर 2 भाई ये हर रोज अगर भाई बैठ के अगर ये संवाद देखने लग गए ना, जो राक्षस प्रवृत्ति का हम जिनको मानते हैं, भाई भाई से अलग हो ही नहीं सकता, गारंटीड है। जब वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों में भाई भाई के प्रति इतना प्यार है, फिर हम तो खैर उनसे अच्छी सोच के आदमी, तो हमारे में प्यार क्यों नहीं पैदा हो सकता साहब। उसमें एक ही बात रावण ने कही, अगर मैंने उसने कुंभकर्ण मैंने गलती कर दी तो भाई भाई ने छोड़ क्यों दे? गलती कर दी तो उसका साथ देना। तू होगी, मेरे से गलती होगी, मैं माँ भगवती सीता को ले आया, मेरे से गलती होगी, पर मजा तो तब तू मेरा साथ दे, गलती तो होगी। और वो उसको कह रहा है कि कुंभकर्ण विभीषण को कह रहा है तुमने गलत साथ दिया।
तू जिनके पास गया है वो तो देख ले, भाई के प्रति भाई का प्यार तो देख ले, राम का लक्ष्मण के प्रति, भरत का राम के प्रति प्यार तो जिनके पास तू गया उन्हीं से सीख ले भाई के प्रति भाई का प्यार क्या है। समस्या ये है कि आज हम एक एक इंच के लिए भाई भाई का मर्डर करने को तैयार है। कोर्ट में फैसले पड़े हैं, कोर्ट में फैसले भाई भाई के लिए, एक एक गज के लिए कोर्टों में फैसले चलेंगे। साहब वहां भाई ने भाई को राज दे दिया था, ऐसा क्यों नहीं है? उसका कारण ही है कि हम अपने बच्चों की इस पढ़ाई में तो ले गए 90, 95%, 98% नंबर तो आने के, संस्कार तो हम कहीं दे ही नहीं पा रहे। अपना इतिहास, हमारे जो लोग रहे, हमारे धर्मात्मा पुरुष रहे, उनके बारे में किसी को बताने की फुर्सत ही नहीं है। हमारे दादा दादी, हमारे माँ बाप हमारे को बिठा के ये सब बातें बताया करते। बुजुर्गों का सम्मान अपने आप होने लग जाएगा। ये सभाएं करके हमें दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हम लोगों को बता रहे हैं, अन्य लोगों को इसके बारे में पता लगे कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, इसलिए ऐसे कार्यक्रम हो गए। लेकिन अब घरों में अगर हम ये सब करने लग जाएंगे, जरूरत ही पड़ेगी। हमारे घर में बुजुर्गों का इतना मान सम्मान हो जाएगा, उनको अच्छा भी लगेगा कि ऐसा है। तो मेरा सबसे निवेदन, हमें ये कार्यक्रम करने का फायदा साथ साथ में तब है जब हम अपने घर के अंदर अपने माँ बाप की, दादा दादी की इज्जत करें, उनको पूरा सम्मान दें। ये त्यौहार आते हैं, त्यौहार में हमने शाल दे दी, लोई दे दी, ये तो एक परंपराएं बनी हुई हैं, दे रहे हो ठीक है। दिन में 10 बार कोस दिया, रे साल में एक बार शाल दे दी, लोई दे दी, उससे क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं शब्दों में मेरी थोड़ी कड़वाहट जरूर रही आज, क्योंकि लेकिन जिसे अच्छा लगे मोबाइल को 1 घंटा दूर करो, अपने घर में सब लोग एक साथ रहो, आपको लगेगा कि सब हमारे अपने। फिर भी मेरे शब्दों में कोई कमी रही, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। किसी के दिल पे ठेस पहुंची हो तो उस बात के लिए भी क्षमा चाहूँगा। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का फायदा तब है जब आपके परिवार में खुशी हो, तब मजा है। माँ बाप के पैरों में गंगा नजर आए तब तो आनंद है, वरना कोई आनंद नहीं है। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त। जय हिंद, जय भारत, जय माता।